मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया है और दो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हमने बात करनी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से के बारे में बताने से भी पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारा सेगमेंट होता है प्रोग्राम के आगाज़ में, जो हालिया तौर पर हमने शुरू किया है, उसी से ही प्रोग्राम को शुरू करेंगे। और वो बहुत ही एक अच्छा सेगमेंट है, मैं ज़ाती तौर पर इसे बड़ा पसंद करता हूँ। तिब्ब नबवी के जो सुनहरी असूल हैं, हम उनके हवाले से मतलब आपको बताते हैं, ताकि अपनी ज़िंदगी में हम लोग जो है वो तिब्ब नबवी के जो सुनहरी असूल हैं उनको शामिल कर सकें और अपनी सेहत को ज़्यादा बेहतर बना सकें। तो आइए चल के तिब्ब नबवी के इन सुनहरी उसूलों के बारे में जानते हैं कि आज हम किस बारे में आपसे बात कर रहे हैं। इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमजम जन्नत की नहरों में से एक नहर है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जमजम दुनिया का बेहतरीन पानी और बमुताबिक फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन खित्ता अर्ज वो है जिसमें बैतुल्लाह और मस्जिदुल हराम वाक़े है। इस लिहाज से जमजम बैतुल्लाह से करीब तर है। जमजम जहाँ प्यास बुझाता है वहाँ भूख भी मिटाता है। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जमजम कायनात अर्जी का बेहतरीन पानी है जो कि भूख में मुकम्मल खाना और मर्ज में शिफा है। जी दोस्तों, प्रोग्राम में जो सबसे पहले हम मौजू ज़ेर बहस लाने वाले हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि आज बहुत ही एक अहम मौजू है, इस हवाले से बात होना बहुत ज़रूरी है। और फाइनली हम देख रहे हैं कि मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, इस हवाले से बात हो रही है। ये जराइम की शरह पाकिस्तान में जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, ये एक फ़िक्र की बात है। और ख़ास तौर पे कराची में जितनी तेज़ी के साथ मतलब हमें ये शरह बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हम एक तरफ महंगाई की वजह से परेशान हैं और दूसरी जानब हम इनसिक्योरिटी के इश्यूज़ की वजह से भी बेहद परेशान हैं। जब आप फैमिली के साथ कहीं बाहर होते हैं तो एक परेशानी और एक फ़िक्र के साथ आप जो है वो मतलब वक्त गुजार रहे होते हैं, जो बिल्कुल एक अच्छी बात नहीं है। हमें एनवायरनमेंट में ऐसा मतलब जो पीस वाला जो एक एलिमेंट है वो मिसिंग नज़र आ रहा है। और इसमें जो इदारे जिन्होंने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है वो भी गैर फ़ाल नज़र आ रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है, इस हवाले से हम बात करेंगे। कराची में इतने वाक़यात क्यों बढ़ते जा रहे हैं और हम इनको कैसे काबू कर सकते हैं, माजी में हमने कैसे काबू किया है और दूसरे ममालिक में इस तरह के वाक़यात को कैसे काबू किया जाता है। क्योंकि गुर्बत के मसाइल हैं अगर, तो वो कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत है, और अगर महंगाई के इश्यूज़ हैं तो कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा महंगाई है। तो उन लोगों ने अगर ये काबू किए हैं इन सारे इश्यूज़ को, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पे गलती हो रही है। जो इंटरनेशनल मॉडल है वो भी देखेंगे और हमारे यहाँ क्या इश्यूज़ हैं इनको भी ज़ेर बहस लाएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में एक ख़ास मेहमान मौजूद है जो माहिर क़ानून है और समाजी कारकुन है और इमरानियात के भी माहिर है। मेरे साथ हैं जनाब राना आसिफ हबीब साहब। आपको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब ये बताएं कि कराची में तो पूरे मुल्क में ये जो जराइम की शरह है ये बढ़ती जा रही है, स्ट्रीट क्राइम ख़ास तौर पे। और जो कराची की बात करें तो यहाँ पे डाकुओं का राज जो है वो क्यों चल रहा है, और अवाम की तरह क्या पुलिस और वो इदारे जिन्होंने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है वो भी बेबस है? देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये तो बड़ा पुराना है, लेकिन अब इसकी, जैसे आपने फरमाया इंट्रो में, इसकी मैग्नीट्यूड थोड़ी बढ़ गई है।
और ये इशू आपको पता है, जब कराची में एक लाकानूनियत हुआ करती थी और सियासी जमातों के मिलिटेंट विंग हुआ करते थे, तो उस टाइम भी हमने देखा कि सिविलियन मशीनरी बिल्कुल फेल हुई और पाकिस्तान आर्मी ने इंटरवीन किया और सूरत हाल को कदरे बेहतर बनाया। अब फिर वो उस सूरत हाल की तरफ हम जा रहे हैं कि सियासी जमातों से कि जो लोग ख़ास तौर पे जो बेलों पे वापस आ रहे हैं, जिनकी ज़मानतें हो रही हैं, वो अपना नेटवर्क और अपने गैंग्स दोबारा इस्टेब्लिश कर रहे हैं और उनको फैसिलिटेट वही लोग कर रहे हैं कि जो उस ज़माने के SHOs हुआ करते थे और अब दोबारा वो किसी तरीके से बहाल होकर आ गए। ख़ास तौर पे जो स्पेशल अगर ग्रे एरिया के थाने देखें तो साइड सुपर हाईवे का थाना देख लें या क्लिफ्टन का थाना देख लें या इसके सचल गोट का थाना देख लें, तो हमें कुछ फ्रीक्वेंसी नज़र आती है अगर हम इसका क्रिमिनोलॉजिकल एनालिसिस करें। और ये भी नज़र आता है कि पैनिक बटन गवर्नमेंट ने, सिंध हुकूमत ने दबाना शुरू कर दिया है कि एक एडिशनल IG चेंज किया, दूसरा चेंज किया, फिर पुराने वाले को लेके आए। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पैनिक बटन तो स्टार्ट हो गया है ना। और अब जो सबसे बड़ी लोगों के साथ एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है, वो जो मोबिलिटी बढ़ी थी 2017 के बाद। 2017 के बाद लोगों की, आपको याद होगा जनरल राहिल शरीफ ने खसूसी एक इजलास बुलाया और जो कराची को बेहतर बनाने के लिए लाहे अमल बनाया, वो जो उस पर ज़रा सुस्त रवि का शिकार है उन चीज़ों पे। ख़ास तौर पे जो अब सिंध टेम्प्रेरी रेजिडेंस इंफॉर्मेशन एक्ट है कि तमाम जो किराएदार हैं उनकी आपने रजिस्ट्रेशन करानी है, थाने उसमें सीरियस नज़र नहीं आते। वो फिर उसी तरह ही चला रहे हैं जैसे कराची को 2015 से पहले चलाया जाता था। तो उसमें फिर आप देखें कि जो क्रिमिनल्स हैं उनका और बिल्डर माफिया का और लैंड ग्रैबर का और स्ट्रीट क्रिमिनल का एक एमलगमेशन सा हो गया है, जो एक मेल्टिंग पॉट की तरह है कि आप देखें 20 मिनट तक जो हमारे समा के सीनियर प्रोड्यूसर थे वो वहाँ पे 20 मिनट तक आँख मचोली का खेल होता रहा, टॉम एंड जेरी का, लेकिन वहाँ पे 2 पुलिस स्टेशन मौजूद थे और अभी तक उन दोनों पुलिस स्टेशन के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की ना। वहाँ पे 15 का जो SP है, जब तक आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करेगा। नहीं तो और ये फैसिलिटेशन हमें फैक्ट की सूरत में नज़र आ रही है कि कश्मीर रोड पे जिस एक मासूम शख्स जिसकी वलीमा था और उसकी डेथ हुई और वो अपने माँ बहनों को बचा रहा था, तो उसकी जिसने उसका मर्डर किया वो एक पुलिस एहलकार था, इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकी, उसकी भी आपने खुदकुशी डिक्लेयर कर दी और पूरे पूछे माफिया नहीं आप पकड़ सके ना। और ये हमें सोचने का, पूरे सिस्टम का कितना बड़ा फेलियर है, ये बहुत बड़ा फेलियर है। मैं कहता हूँ फिर बार बार हम कहते हैं कि दोबारा आर्मी को इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, लेकिन सिविलियन लोगों जिनकी कैपेसिटी बिल्ड की गई, जिनको ट्रेनिंग इतनी कराई गई, वो कराची पुलिस के लोग या तो वो परफॉर्म नहीं कर रहे या वो शायद सिचुएशन इस तरह हाथों से चीज़ें निकलती जा रही हैं। अच्छा, सिंध में जैसे कराची में हम देखते हैं कि स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट जैसे इदारे मौजूद हैं जहां मतलब वो किसी तरह भी किसी से कम नहीं है। इदारों पे इदारे हैं, AVCC आपके पास है, एंटी वायलेंट क्राइम सेल है, SIU है स्पेशल। इनको सिर्फ इन हुक्मरानों की सिक्योरिटी के लिए ही रखा हुआ है या अवाम की सिक्योरिटी भी उनका कोई थोड़ी सी ड्यूटी में आता है? बिल्कुल ड्यूटी में आता है, अवाम के टैक्सेस से इनको तनख्वाह मिलती है। और पाकिस्तान का जो शहर है कराची, अगर कराची डिस्टर्ब होता है तो पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब होता है। हाँ। कराची की मईशत को नुकसान पहुंचेगा तो पूरे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचेगा। जो एक लहर देखें जो एक लहर चली थी और लोग खुशी खुशी, आपने देखा होटलिंग बढ़ गई थी कराची में। कराची में जो आउटसाइड सुपर हाईवे पे जा गया था, ट्रैवलिंग टूरिज्म बढ़ गया था। ये गुज़िश्ता जो कुछ 6 महीने गुजरे हैं, इसने सब चीज़ों को नुकसान पहुँचा दिया कि अब लोग रातों को शादी ब्याह के फंक्शन में जाते हुए डरते हैं कि भाई अगर हम जाएंगे तो कहीं हमारे नकदी और मोबाइल और ये चीज़ें। और आपने नोट किया कि जो वारदात हुई है करंगी कॉस्बे पे, उसमें लोग कंप्लेन करने पे भी तैयार नहीं है। तो ये फिर उस शहर के लिए, उस पुलिस चीफ के लिए एक अलार्म होता है कि लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे। अच्छा, वैसे हमारे यहाँ इस तरह के जितने भी वाक़यात होते हैं तो जनरली एक आम से एक तासुर है कि
वो रिपोर्ट नहीं करते हैं उस तरह जाके। उन्हें इतना यकीन है इन पुलिस, हमारी अपनी पुलिस पे, कि रिपोर्ट करने से भी कुछ नहीं होगा, हमारी कोई चीज़ वापस नहीं आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इतने इस यकीन की वजह से वो करवाते ही नहीं है रिपोर्ट। जैसे जो इन्फ्लुएंशियल एसएचओ है ना, वो किसी की सुनते ही नहीं है, वो किसी को मिलते ही नहीं है। मैं खुद अभी एक केस में 5 बार फ़ोन कर चुके हैं, रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं, 50 डीआईजी को दरखास्तें भी दे चुके हैं, लेकिन एक एफआईआर नहीं दर्ज हो रही हुई शहरी की। अगर किसी शहरी के साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई स्नैचिंग हो जाती है या कोई भी इस तरह की वारदात हो जाती है, तो वो पुलिस स्टेशन जाने से कतराता है, ठीक है, और ऐसा लगता है जैसे उसे पूरा यकीन है कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, रिपोर्ट दर्ज भी हो जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ना मुजरिम पकड़ा जाएगा, ना मेरा कोई सामान जो लूटमार हुई है वो कभी ज़िंदगी में वापस मिलेगा। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? आप कह रहे थे एफआईआर जो है ना वो भी दर्ज नहीं हो जाती। एफआईआर दर्ज करना एक बड़ा संगीन मसला रहा है और अब भी ये मसला है, क्योंकि हमने देखा है कि जब एडिशनल आईजी को भी कंप्लेन कर दो, डीआईजी को भी कर दो, एसएसपी को भी कर दो, उस एसएचओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। वो इतने ताकतवर हैं कि वो अपने साथ, आप देखिएगा कि हर थाने में चले जाएं, अगर आप बायोमेट्रिक निज़ाम ले आएँ कि थाने के जो एहलकार हैं बायोमेट्रिक से अंदर जाएंगे, तो आपको मालूम हो गए बहुत से गैर ज़रूरी अफराद जो हैं थानों में बैठ के जराइम को ऑपरेट कर रहे हैं। अब वो वहाँ के मुकामी स्टेट एजेंट भी हो सकते हैं, वहाँ के सियासी समाजी तंजीमों के लोग भी हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, इन सबको फैसिलिटेट जो थाने का बीटर करता है, जो थाने से बीट इकट्ठी करता है। अब उसने बीट इकट्ठी करनी है, उसके लिए वो हर 10 काम अपने भी करेगा। और पाकिस्तान ने देख लिया कि जब हमने अफगान स्ट्रेटजी में स्ट्रेटजिक डेप्थ अपनाई तो क्लाशनकोफ और नशा हमारे अंदर आ गया, जो आज तक हम ख़त्म नहीं कर पाए। कराची में हॉटस्पॉट हैं 25 से 40, जहाँ पे ये मनशियात चेनेसर गोट है, श्री जिना कॉलोनी है, कटी पहाड़ी है, मुन्ना बरोही का जो अड्डा है, नाज़माबाद नंबर 2 का अड्डा है। ये हॉटस्पॉट जो हैं, यहाँ पे अगर पुलिस फैसिलिटेशन का रोल प्ले करेगी तो कराची में स्ट्रीट क्राइम नहीं ख़त्म हो सकते, क्योंकि जो ड्रग्स का एडिक्ट है, जो आइस लेके आया है, उसके सर पे तो मौत सवार है। वो तो अपने आप को बचाने के लिए फायर करेगा आपके ऊपर। और कराची में असला और मनशीरात का मिलना बहुत आसान है। अगर आप पीस बिल्डिंग की कोई एक्टिविटी करना चाहें तो 10 पुलिस से, होम डिपार्टमेंट से परमिशन आपको लेनी पड़ती है, और कोई देने पे तैयार नहीं है जी। तो ये हमने देखा है कि जब प्रेशर आता है तो हमेशा आपने देखा है कि पुलिस के इंस्टीट्यूशंस फेल होते हैं तो फिर आर्मी या रेंजर्स इंटरवीन करते हैं। सर, रेंजर्स एक अरसे से कराची में अमन कायम करने के लिए कोशिशें कर रही है, रेंजर्स का इदारा जो है, बट फिर भी गैर कानूनी असलहा इस शहर में मौजूद है, जो आके एक आम शहरी पे, जब यहाँ पे ऐसे गन रख के उसे कहते हैं कि लाओ मोबाइल दे दो, ठीक है, अब फैमिली के साथ, बच्चों के साथ अगर आप शहर में मौजूद हैं तो उसके पास कोई जायज़ असला नहीं होता है, वो नाजायज़ असलहा है, और वो इतनी आज़ादी से किस तरह वो लेके घूम रहा है। एक शख्स बाइक पे, आम शहरी को तो 10 जगह पे रोक के तलाशी दे के जो है ना वो सड़क पार करनी पड़ती है, ठीक है, और जिसके पास असला है, जिसको पकड़ना है, वो आज़ादी से कहीं भी जहां उसका दिल करता है सड़क रोक के, ट्रैफिक जैम करके, वो लूट मार करके निकल जाता है। बिल्कुल जी, इसी वजह से कि कहीं ना कहीं उसको फैसिलिटेशन का कोई रोल है, क्योंकि आपने देखा अभी हाल ही में वीडियो जो वायरल हुई है, उसमें देखें कि वो 15 को कॉल करते हैं, 15 वाला उससे कोई बात करता है और उसको गाड़ी वालों को भगा देता है जो डकैत होते हैं। तो फिर लोग 15 पे कॉल करने से भी कतराते हैं कि यार अब 15 पे भी कॉल करेंगे तो हमें कोई, आज तक आप देखें, मैं एक मिसाल दूं, ज़ैनब अलर्ट एंड रिस्पांस बिल आया जो बच्चों के अगवा वाला, और भाई 2019 से लेके कोई गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का इदारा या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इदारा हमें बता दे ऑन एयर आके कितने SHOs के खिलाफ आपने कार्रवाई की। जब तक SHOs, DSPs, SP सजा और जजा का निज़ाम नहीं होगा, कराची में ये स्ट्रीट क्राइम और ज़्यादा बढ़ेंगे, और इसकी कंप्लेन दर्ज करने वाले का निज़ाम जो है वो हमें तो बिल्कुल मफलूज नज़र आता है कि आप इवन आपको कंप्लेन नंबर दे दिया जाता है व्हाट्सएप से, अब उस व्हाट्सएप के ऊपर फॉलोअप क्या हुआ, उन कंप्लेन का बना क्या, उसका कोई जवाब नहीं। और इवन ये SHOs अपने सिविल कोर्ट थानों में खोल के बैठे हुए हैं। अब एक बंदे की चोरी हुई वहाँ से और बेचारा दिखा गया, उन्होंने कहा जी ये तो ऐसा करो, ये प्लॉट ही मुझे भेज दो, SHO कहते हैं। तो जब ये सिविल कोर्ट ऑफ थानों प्लॉट ही मुझे भेज दो जिस प्लॉट की वजह से आपकी साथ ये चोरी हुई है। तो ये जब ये माहौल होगा और इस हद तक गिर जाएंगे तो फिर इंस्टीट्यूशंस को ही मैं समझता हूँ पुलिस के रीवेंट करने की ज़रूरत है कि वो 1800 जो
61 का या CRPC जो है 98 का 1898 की, सब इसका मतलब है वो इंस्ट्रूमेंट किसी जगह पे फेल हो रहे हैं। और जो लोग अभी कहा गया जी बेल पे जो लोग हैं वो क्राइम कर रहे हैं, ओ भाई आपका इस्तगासा ही इतना कमज़ोर, आईओ कहता है पैसे दे दो मुझे, मैं तुम्हारी FIR को C क्लास करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करूँगा, क्या ज़रूरत है किसी वकील को करने की। तो जब इस तरह का माहौल हो और इस तरह का सिस्टम चल रहा हो, तो फिर तो मैं कहता हूँ वही है कि बार बार फिर आपकी जो रियासत है उसको इंटरवीन करना पड़ता है और आप उसको तकलीफ देते हैं। तो निज़ाम को बदलने के लिए आपको लगता है कि ये जो काली भेड़ें हैं, इन सबसे पहले इनको सीधा करना पड़ेगा? बिल्कुल, इनको भी, और प्रायोरिटीज, तरजीहात अपनी चेंज करनी होगी। अगर आपकी तरजीहात है कि MP हॉस्टल बनाना है तो MP हॉस्टल बन जाता है। आपकी तरजीहात 2009 से 2010 से सेफ सिटी है ही नहीं, आप पूरे शहर में कैमरे लगा दें, सेफ सिटी मॉनिटरिंग बढ़ा दें, पुलिस की जो अफरादी कुव्वत है जो 30-40 हज़ार की नफरी है कराची की, उसको बेशक कम कर दें और आप IT विजिलेंस ज़्यादा बढ़ा दें। सही। और सर हम ये भी देखते हैं कि रेंजर्स को, मतलब रेंजर्स जो है वो सिक्योरिटी पे मामूर कराची में, ठीक है, तो जब उनका एग्रीमेंट वगैरह ख़त्म हो रहा होता है या दोबारा से उनका एग्रीमेंट अगर रिन्यू होता है जब उनका, तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही होती है कि क्यों भाई ये क्यों आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, ये। और जो हमारे हालात हैं, ईमानदारी से बताएं कि क्या हमें वाकई सिक्योरिटी के लिए इदारों की ज़रूरत है या नहीं है? देखिए, ये वो कॉन्स्पिरेसी है जो पाकिस्तान के खिलाफ, इदारों के खिलाफ लोग ऐसी साजिशें करते रहते हैं। इंशाल्लाह हम उनको नाकाम बनाएंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी। देखिए, अगर ऐसा हो तो 51 लड़कियां जो सरगोदा से अगवा हुई हैं, क्या वहाँ रेंजर है पंजाब में? नहीं। आज चीफ जज मकबूल बाक़िर साहब ने जो कल स्टेटमेंट दिया सर ने, वो इंतहाई, मैं कहता हूँ एक लर्निंग है उसके अंदर कि ये इतनी बड़ी तादाद में बच्चे, 5 तो IG चेंज कर चुके हैं वहाँ पर। तो लोगों के चेंज करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक तो सिस्टमेटिक रिफॉर्म लानी पड़ेंगी। और जब तक क्रिमिनल का डेटा जो है ये हाई टेक लेवल पे क्रिमिनल का डेटा जो CRO जिसे कहते हैं, इसको हम मेंटेनेबल नहीं बनाएंगे तो हमें उनकी ट्रैकिंग नहीं कर सकेंगे। क्योंकि वही हमें गिने चुने, आपको पता है वो नाम उनके कराची में बच्चों को भी पता है कौन मनशियात फरोशों को चला रहा है और कौन कब्जा माफिया को चला रहा है। उन गिने चुने SHO हैं, सारे नहीं, 500 अगर थाने हैं 500 सब नहीं, गिने चुने लोग हैं कि जो इस सिस्टम को होल्ड किए हुए हैं। ठीक है। अच्छा राना साहब, आपने हमें गाइड करना है कि एक तो अगर किसी के साथ कोई ऐसा वाक़या होता है तो वो किस तरह अपनी FIR जो है वो दर्ज करवा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर पुलिस के डिपार्टमेंट में अगर उन्हें किसी से SHO से या किसी से उसकी कारकर्दगी के हवाले से या उसको ना सुनने की वजह से या उस ज़्यादती की वजह से कोई शिकायत है अगर, तो वो शिकायत जो है वो अदालत तक कैसे पहुंच सकती है और निज़ाम में हम इनको ठीक करने में हम अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं। दूसरा, आपने इस हवाले से बताना है कि हमें पता चला कि बहुत सारी चौकियां ऐसी हैं जो बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं और वहाँ पे ये सारे नशावर अफराद जो है वो नशे कर रहे हैं। मतलब चौकी, पुलिस की चौकी खाली पड़ी हुई, तो वो पुलिस एहलकार कहाँ पे हैं वो सारे जिनको वहाँ पे होना चाहिए? FIR दर्ज करवाने में अगर किसी शहरी को मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए उसे क्या करना है, और अगर किसी पुलिस एहलकार के ख़िलाफ़ अगर वो शिकायत करना चाहते हैं तो वो किसको शिकायत करें? देखिए, इसमें सिस्टम और मैकेनिज़्म तो मौजूद हैं और हमारा जो है प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल मौजूद है। पहली कंप्लेन आप वहाँ पे करें सिटीजन पोर्टल के ऊपर। दूसरा, आप ये करें कि मुतलका SSP को करें। तीसरा, मुतलका DIG को करें। चौथा, एडिशनल IG को करें और फिर IG को करें, और उसके बाद फिर सिंध ह्यूमन राइट कमीशन को जो ओल्ड KDA बिल्डिंग 4th फ्लोर पे मौजूद है वहाँ करें। और अगर ख़वातीन के साथ कोई मसला है तो वो सूबाई कमीशन जो है ख़वातीन का, वहाँ पे जाके कंप्लेन करें। अगर कोई बच्चों का मसला है तो वो सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को 1121 पे कॉल करे। और अगर कोई मुफ्त कानूनी इमदाद चाहिए कि पुलिस ने कुछ ज़्यादती की है तो 1099 जो वफाकी वजारत इंसानी हकूक़ की हेल्पलाइन है, उस पर आप कॉल करें। उसके बाद फिर मरहला आता है कि अगर ये भी तमाम मैकेनिज़्म फेल हो रहे हैं तो फिर आप कोर्ट में 22A 22B की दरख्वास्त दें। 22B में पुलिस के जुल्म से तहफ़्फ़ुज़ आपको मिल सकता है और 22A में आपकी FIR जो है अदालत दर्ज करने के SHO से रिपोर्ट मंगवा के, पुलिस रिपोर्ट, और फिर आपको अहकामात देती है। ये सिस्टम तो सारे मौजूद हैं मगर बदकिस्मती से सिस्टम ये फ़ाल नहीं हो रहे। सही। और ये गैर फ़ाल होने की वजह से जो माशरे में तशद्दुद है, इंतहा पसंदी है, वो बढ़ती जा रही है। और क्रिमिनल को जो है वो कहते हैं और शय मिल रही है कि हमारा अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जब वो जेल और अदालत देख लेते हैं कि हर जगह पैसा चलता है, थाना, तो फिर वो अगले बार में वापस आके उससे बड़ा जुर्म रकम करते हैं।
ऐसे ही है, एक क्रिमिनल का कॉन्फिडेंस ही अलग है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। उनको पता है कि सेफ सिटी जो है वज़ीर आला सिंध ने और गवर्नर ने सेफ सिटी कराची के कैमरों पे अमल दरामद नहीं कराना, तो फिर वो दंदनाते फिरते हैं। इसी तरह जी बेसिक जो छोटे छोटे इकदाम है कि थानों के अंदर गैर ज़रूरी क्रिमिनल अफराद के जो बैठना है उठना है उसको आप ख़त्म करें। गैर ज़रूरी अफराद कौन हो सकते हैं? वही जो क्रिमिनल इलाके के होते हैं, अगर वो थाने में आप अगर तमाम SHOs का CDR ही निकाल लें, आपको मालूम हो जाएगा किस किस SHOs के किस किस क्रिमिनल के साथ ताल्लुकात हैं और क्या उनकी लेन देन है, क्या हिसाब किताब है। तो ये चीज़ें जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, अब जो ZIB थाने में मतलब गैर मुतल्लिका अफराद कौन हो सकते हैं, कौन होते हैं वहाँ पे? देखिए वो जो क्रिमिनल छोटे मोटे जो क्रिमिनल्स होते हैं इलाके के, वो हवालात में बंद होते होंगे ना? हवालात में नहीं, वो बैठ के चाय पी रहे होते हैं। और लोगों को अक्सर यही शिकायत होती है कि लोग जब हमारे पास आते हैं NGOs जिनकी शिकायत करने आए वो तो चाय पी रहे हैं, जिनकी शिकायत करने आए वो तो चाय पी रहे हैं, तो इसका मतलब है हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। लास्ट वाक़या आपने कॉस्बे का देखा, 100 से ज़्यादा लोगों 100 के करीब लोगों के साथ हुआ, लेकिन उसमें से लोग कंप्लेन ही नहीं करना चाह रहे। अब लोग सब्र शुक्र अदा करके अल्लाह ताला का, उनका मोबाइल छीनता है, उनके साथ ज़्यादती होती है किसी की बेटी के साथ, तो वो ना तो पुलिस के पास जाते हैं, क्योंकि ये निज़ाम जो है ये ह्यूमिलेटिंग एंड इंसल्टिंग सिस्टम है। अस्कर अदीम सैयद ने एक प्ले लिखा था, जिल्लतों के मारे हुए लोग, तो ये बिल्कुल उस प्ले के ऊपर फिट आ रहा है कि ये निज़ाम ऐसा है कि पहले तो रात के 11 बजे ख़वातीन को बुलाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लोग कि रात के 11 बजे थाने आ जाएँ। और भाई रात के 11 बजे दुनिया का कौन सा पुलिस स्टेशन वर्ल्ड का बुलाता है? पाकिस्तान में वाहिद इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम है कि जो थानों में होती है। पूरी दुनिया में आप चले जाएं, ट्रैवल करते होंगे आप भी, थाने खाली होते हैं। पुलिस जो है लोगों के घर पे जाके 161 का बयान लेती है। थाने यहाँ भी खाली होते हैं, उसकी क्या वजह मुझे बताएं? ये चौकियाँ थाने काफी सारे शहर कराची में ऐसे हैं इसलिए कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है ना, कि आधी तनख्वाह आपने मुंशी को दे दी और आप ड्यूटी पर आए नहीं। अब जब तक घोस्ट एम्प्लॉइज को उठा के बाहर नहीं फेंकेंगे, तो जब तक के लोग नशे कर रहे हैं थानों के अंदर, जो मतलब खाली जो अबेंडेंट चौकियां पड़ी हुई हैं वो सारी तो आप देखें किस काम के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। तो जब आपके पास कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है और आपने पूछगछ नहीं करनी और जो है SSP ने सरप्राइज विजिट नहीं करने, तो बस SSP ने सरप्राइज विजिट नहीं करने, आपने ठंडे कमरों में अगर बैठना है तो फिर तो कराची जो है ऑटो पायलट पे चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, 3 करोड़ के करीब आबादी है जो अवाम कहती है, और वैसे एक अंदाजे के मुताबिक जो है इस हालिया मरदमशुमारी से पहले जो है कोई 2.25 करोड़ थी, अब 1 करोड़ 60 लाख हो गई। पता नहीं आबादी कैसे कम की है। ये भी दोबारा सेंसस हो रही है, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा इसमें चीज़, ये क्लियर हो जाएगा। तो तकरीबन कितनी को 2.5 करोड़ तो 2.5 करोड़ के लगभग की आबादी है। 2.5 करोड़ की आबादी में आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ जो पुलिस के अफराद जो पुलिस एहलकार हैं उनकी तादाद बहुत कम है? क्योंकि थानों में उतने लोग नहीं हैं, मतलब आवाम को सिक्योरिटी देने के लिए हमें इतने लोग नज़र नहीं आते हैं। हाँ, मगर बड़े लोगों की सिक्योरिटी के लिए लोग पूरे मौजूद हैं। हमने देखा है कि अगर कोई जज साहब हैं तो उनके घर के बाहर भी एक पूरा कैंप लगा हुआ है जहां पुलिस वाले जो हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए मौजूद हैं। ठीक है, हमें वो बड़े लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी ज़रूरी है। आप अगर कोई सियासतदान है उसके साथ भी पुलिस की गाड़ियां जा रही हैं, कोई उलमा कराम है उसके साथ भी जा रही है, उलमा कराम के साथ भी जा रही हैं। एक आम आदमी जो है, क्या वो भेड़ बकरी से ज्यादा उसकी औकात है? कोई उसको भी संभालेगा, कोई उसको भी सिक्योरिटी देगा, कोई उसके भी गली में मोहल्ले में कहीं इलाके में कहीं इन डाकुओं चोरों को और इन सारे लोगों को रोकने के लिए कोई मददगार बनेगा? देखिए ये वही बात आ गई कि एक तो प्रायोरिटी की। अच्छा, ये एक्सक्यूज ना आज से 10 साल पहले चलता था कि हमारे पास नफरी कम है, लोग कम हैं, गाड़ियाँ कम हैं। अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप अगर दुबई का सेफ सिटी का ऐप देखें और आप वहाँ देखें कि उन्होंने जितनी हमारे यहाँ 2009-2010 से हम हर सेमिनार में सुनते आ रहे हैं सेफ सिटी सेफ सिटी सेफ सिटी। अब भाई जब तक ये आप अपने इसको 10 साल में लग गए, आप इंस्टॉल नहीं कर पाए, और आपको कौन सी ऐसी ताकत है जो रोकती है सेफ सिटी से करने? तो उसमें नफरी थोड़ी चाहिए होगी, उसमें तो आपको IT विजिलेंस करना है और आपने लोगों को डेटाबेस के ऊपर लाना है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो सिंध टेम्परेरी रेजिडेंस इंफॉर्मेशन एक्ट है, इसमें तरमीम लानी पड़ेगी। जो कमर्शियल बिल्डिंगों में लोग रह रहे हैं उनका डेटा भी बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। वो चौकीदार जो किसी कमर्शियल प्लाजा को लुक आफ्टर कर रहा है, वो शाम को 4 साथियों के साथ कार भी छीनता है। हाँ, वो पुलिस एहलकार भी तो ये काम कर रहे हैं। और पुलिस एहलकारों की जब तक आप स्कूटनी नहीं करेंगे, कि उनकी एक स्कूटनी होनी चाहिए, उनकी जो DNA अगर किसी जगह से मिलता है तो उनको तो फिर आप डबल सजा दें। DNA का हमारी रिपोर्ट ही कोई इतने अरसे बाद आती तब तक। हाँ, लेकिन काफी चीजें मुल्क से बाहर जा चुका होता है। सर, एक
छोटी सी, वक्त कम है, छोटी सी खबर सिंध काबीना की जानिब से जो खबर आई है वो ये है कि कराची में टारगेटेड ऑपरेशन का फैसला ये किस हद तक सही है और इसमें किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, ये शॉर्टली बता दें। बिल्कुल जी, इसमें एक तो इंटेलिजेंस का निज़ाम जो जोनल इन्वेस्टिगेशन जो जोनल इंटेलिजेंस बना के ZIB उसको आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, वसाइल देने पड़ेंगे और इंटेलिजेंस के निज़ाम को बेहतर बना के आप ये टारगेटेड ऑपरेशन करें, लेकिन इसमें सियासी विक्टिमाइजेशन ना करें। बिल्कुल कि ये फलां सियासी सेगमेंट का, ये फलां का, ये ना करें आप अनबायस्ड तौर पे। और जब तक इसमें सिविल सोसाइटी के लोगों को नई ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट को शामिल नहीं किया जाएगा, ये तमाम कराची ऑपरेशन की तरह इस पर सवालात उठते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच राना आसिफ हबीब साहब, आप तशरीफ़ लाए और हमें उम्मीद है, हम अच्छा गुमान करते हैं कि इंशाअल्लाह कराची में ही नहीं पूरे मुल्क में इस तरह के वाक़यात में वाज़ेह तौर पे कमी आएगी, बल्कि ऐसा कोई वाक़या होगा ही नहीं इंशाअल्लाह। हम सबको अपना अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है और आवाम से भी हम हुक्मरानों से भी दरख्वास्त करते हैं कि अपना रोल पुलिस के प्ले अपने करें। अंदर एहतसाब करना होगा, फिर हालात बेहतर होंगे। एग्जैक्टली एक वक्फा है जी, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ एक और मेहमान होंगे, एक और मौजूद पर बात होगी। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, जहां हमें अभी बहुत ही मज़े की और हमारे फ़ायदे की बातें जानने का मौका मिलने वाला है, क्योंकि हमारे साथ हैं इस वक्त साहिर लोधी साहब, जो हमें बताएंगे हमारी सेहत के हवाले से और एमोर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से हमें बताएंगे किस तरह हम अपने आप को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, हम अपनी स्किन को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, अपने बालों की सेहत को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं, एक मुतासिर कुन शख्सियत कैसे हासिल कर सकते हैं। ये है इनका मकसद। हम मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। साहिर लोधी, आपको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? फ़हीम कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हमें गाना बहुत अच्छा लगा है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है आपका। हूं। ये इसको ज़रा आवाज़ अब क्यों आई है, पहले क्यों नहीं आई? जब खोल दीजिएगा ज़रा, ऊंचा तो कीजिए इसको, पिप्पल आंधी पता नहीं छावे। चलेगा, पता नहीं चलेगा। There you go, there you go, that's it। थैंक यू साहिर भाई। पता है, मैं ये मेरे रेडियो का जब मैं एंड करता हूँ हर रोज़, तो ये आखिरी गाना होता है। दिस इज़ ऑलवेज द लास्ट सॉन्ग, जबरदस्त। ऑलवेज द लास्ट सॉन्ग। एंड तो इसकी क्या वजह है कि यहाँ पे पहला गाना है, वहाँ पे आखिरी गाना है? नहीं, बिकॉज इट्स जस्ट इन्होंने मुझसे नीचे आते हुए पूछा कि आज कौन सा लगाएं, तो मैंने बता दिया इनको, मुझे एक ही गाना याद रहता है और वो ये वाला गाना। तो इट्स जस्ट वन ऑफ दोस सॉन्ग्स। खैर मेरे तो रीजंस दूसरे हैं इस गाने के लिए। क्या रीजंस है? उसके लिए फिर आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। रहने दे भाई, आप वो रीजंस हमें हमसे पूछ लें जिससे हमें पैसे मिले। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन यू नो इट्स अ वेरी पर्सनल सॉन्ग टू मी। It's something very, very personal to me. And if I were to pick one song in the world, this is it. क्या बात, This is it. खूबसूरत, जबरदस्त। तो आपकी सेहत कैसी है ये बताएं। मेरी सेहत अच्छी है, आप अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, so बहुत much. अच्छे लग रहे हैं। Thank you so As always. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से हमने आज बात करनी है, मगर कुछ हमें जो मैसेजेस वगैरह और जो क्वेश्चंस वगैरह आए हुए हैं ना स्किन के बारे में, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो है जो चेहरे पे जो छाइयाँ पड़ जाती हैं, टू टोनिंग हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, इनके बारे में जो है वो मैं चाहूँगा कि आज शुरू करें बात। अच्छा देखिए, हमारे पास हाइपर पिगमेंटेशन के लिए और पिगमेंटेशन के लिए दो अलग अलग चीज़ें हैं। पिगमेंटेशन होती है कम झाइयाँ जो होती हैं, और हाइपर पिगमेंटेशन ज़्यादा
बेतहाशा जो हो जाती है, उसके लिए हमारे पास ये है, जैसे पिग्मालाइट कहते हैं। ठीक है। ये अल्फा ब्यूटिन के साथ है, इसमें पी एक्सट्रैक्ट्स हैं और दूसरी चीज़ें शामिल हैं, एंड इट्स रियली रियली गुड। अच्छा, इसको अगर आप, मुझे नहीं पता यहाँ से अगर नज़र आ रही है, अगर ये नज़र आ रही है तो ठीक है। यस। अगर आप इसको बहुत थोड़ा सा लेते हैं और इसके बाद जिस जगह जो आपका इफेक्टेड एरिया होता है, कभी कभी नाक पे आ जाता है, कभी कभी यहाँ होता है, इस जगह आपका बन जाता है, पैचेस बन जाते हैं, इधर से आपकी जो झाइयाँ जो होती हैं वो नुमाया, डिसकलरेशन हो जाती है, आपके नकल्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, गर्दन के पीछे आपका बहुत कुछ हो जाता है। तो आपने इसको बहुत थोड़ा सा लेना है और इसके बाद इसको अच्छी तरह से इसको रब कर लेना है, एंड दैट्स इट। रात को आपने इसको लगा लेना है, एंड दैट्स इट। अच्छा, इससे पहले आप बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने चेहरे को बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लें। ठीक है। क्लीन करने के बाद आप इसको क्लीन भी आप हमारे जो फेस वॉश है आप उससे कर सकते हैं, पर्ल फेस वॉश है, आप इससे क्लीन कर सकते हैं बहुत इत्मीनान के साथ। और इसके बाद अगर आप इसको बहुत ज़्यादा इसके अंदर कमाल चाहते हैं तो आप थोड़ा सा एलोवेरा सीरम रात को लगा लीजिए, मतलब ये इस तरह से एलोवेरा सीरम जो है वो रात को लगा लीजिए और उसके बाद लगाने के बाद फिर उस पर ये अप्लाई कर लें। और लेकिन अब आपने इसको अप्लाई करने के बाद सन में नहीं जाना, सन एक्सपोजर नहीं करना है, ये रात ही को लगेगी। इट्स नॉट रियली अ नाइट क्रीम, आप दिन में भी लगा सकते हैं एज लॉन्ग एज आप चूल्हे के पास नहीं जा रहे हैं, एंड एज लॉन्ग एज, और ये तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट का ड्यूरेशन होता है जब आपको इसको बिल्कुल भी सन एक्सपोजर नहीं देना है, लाइट एक्सपोजर नहीं देना, मतलब सूरज की रोशनी का एक्सपोजर नहीं देना, हीट का एक्सपोजर नहीं देना, बट दिस विल वर्क लाइक मैजिक। एक हफ्ते के अंदर ये काम करना शुरू कर देती है। लेकिन झाइयाँ एक हफ्ते में नहीं जाती, अंडरस्टैंड कीजिएगा, झाइयाँ एक हफ्ते में नहीं जाती हैं, झाइयों को जाने में टाइम लगता है, ये बहुत स्टबन होती हैं, बहुत पेशेंस इसके लिए चाहिए होता है। तो 4 से 5 महीने, 3 से 4 महीने कहीं नहीं गए, लेकिन ये चली जाती हैं। आपका चेहरा न सिर्फ अच्छा हो जाता है बल्कि क्लियर हो जाता है और आपकी रंगत जो है वो भी एनहांस हो जाती है। ठीक है। तो इस पे कोई पीलिंग वगैरह तो नहीं होती ना हमारी स्किन की? नन व्हाटसोएवर, जी बिल्कुल कोई ये पीलर नहीं है, इससे पीलिंग वगैरह बिल्कुल नहीं होती। आजकल मार्केट के अंदर बहुत अच्छी अच्छी पील्स हैं, केमिकल पील्स आई हुई हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये दैट्स नॉट दैट। अच्छा, ये वो चीज़ नहीं है। लेकिन वो भी झाइयों को ख़त्म नहीं करती। पीलिंग क्या करती है कि आपकी डेड स्किन को रिमूव कर देती है और नई सरफेस जो है उसको लेके आ जाती है सामने, लेकिन वो जो इंटरनल प्रॉब्लम होता है वो उसे सॉल्व नहीं, वो उधर का उधर ही रहता है। जी, वो उधर का। तो ये इससे बेहतर ही। अच्छा, अगेन सिंस आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिए, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर बात कीजिए। हमारे पैनल पे हमारे हेल्थ केयर कंसल्टेंट्स हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, हमारे पास हर्बलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, पिछली बार भी मैंने आपके प्रोग्राम में कही थी, इवन अगर हमारी कंपनी से कोई ये कहता है कि जी यू नो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या मैं आपको बता सकता हूँ, तो उनसे भी ज़रूर उनके क्रेडेंशियल ज़रूर पता कीजिए, ज़रूर पता कीजिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमने कुछ एक ऐसा स्पॉट किया था इंस्टेंस जहाँ पर किसी ने ये कह दिया था होता है ना कुछ बहुत ज़बरदस्त किस्म के लोग, तो वी इमीडिएटली गॉट देम रिमूव्ड। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपकी सेहत आपके हाथ है। दिस इज़ अबाउट योर स्किन, एंड इवन आप दुनिया में कोई भी चीज़ करें अपने डॉक्टर से या अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसर्न करें। और वैसे भी जो राब्ता करते हैं आप ये दिए गए नंबर्स पे, तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मतलब आसान ज़बान में कहा जाए कि जो बेहतरीन तबीब है वो आपकी खिदमत के लिए, आपका सवाल सुनने के लिए, आपको तजवीज़ करने के लिए मौजूद है। हम तो ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास कोई आपका अपना कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है, हम आपको उससे भी थ्रू करवा सकते हैं। हाँ, ठीक है। अगर कोई जैसे बेशुमार ऐसे CSR केसेस हुए हैं जो हमने किए हैं और जिसमें हमने आगे बढ़ के उनकी मदद की है, तो वी आर इवन देयर फॉर देम, बिकॉज बिल्कुल सही। अच्छा, ये बात सही है आपने जो कही, लोग कोई तनकीद कर सकते हैं, हम किसी को रोक तो नहीं सकते ना कि भी साहिर लोधी आप हमें बता रहे हैं, आप डॉक्टर तो नहीं हैं, आप क्यों हमें बता रहे हैं? सर मैं तो क्लेम कर रहा हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मगर आपको जब आप रब्ता करते हैं जो ख़रीदारी करने के लिए, तो वहाँ पे एक डॉक्टर आपको मशवरा दे रहा है और फिर आप सारा कुछ छोड़ के जो रिव्यूज़ हैं, जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, आप उनसे पूछें कि ये प्रोडक्ट क्या है। सबसे बड़ी बात है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट द प्रोडक्ट, इट्स अबाउट यू एंड मेकिंग द राइट डिसीजन फॉर योरसेल्फ। वो चाहे आप हमारी प्रोडक्ट लें या कोई और दुनिया की प्रोडक्ट्स लें, प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर, आई रिक्वेस्ट यू, बिकॉज ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। देखें, जब तक आप पूरी दुनिया के अंदर बेतहाशा करोड़ों ब्रांड्स हैं जो वो करते हैं, जो स्किन केयर के ब्रांड्स होते हैं, एंड आई एम श्योर दे आर ऑल डूइंग वंडरफुल जॉब्स, लेकिन मेरा अगेन रिक्वेस्ट सिर्फ एक ही होती है, जब भी कोई ऐसी बात हो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। ठीक है। अब सर भाई ये देखें, जैसे ये आपकी प्रोडक्ट है, ये मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है, ठीक है। ये इसके ये देखें ना, ये गोल्ड पार्टिकल्स इसमें मूव होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल।
अब इसको यूज करने के लिए मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा, पूछूंगा कि भाई बताएं मैं ये सोने वाला तेल इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको जाने के लिए इसको इस्तेमाल करने का किसी डॉक्टर के पास जाने की किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। मैं अच्छा, मैं यूं हिज़्ज़त कदम के तौर पे कहता हूँ कि आपकी कभी सेंसिटिव स्किन है, कोई और बात है, इरिटेशन हो सकती है, आपको कुछ और हो सकता है, लेकिन यूजुअली हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रीटी दे आर वेरी सेफ, वेरी वेरी सेफ। इससे किसी को कोई प्रॉब्लम मैंने तो नहीं इनकर किया। और देयर यू गो, दैट्स इट। भाई बस अब आप मेरी बात मानिए, ये भी लगाइए और इसके साथ ये आप प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम लगाएं, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लाइए दिखाइए, दिखाइए। अब ये फहीम साहब के आप हाथ देख लीजिए और इसके बाद अब फहीम अब्बास जो है ना, ये हफ्ते में 2 दिन 7-7 घंटे क्रिकेट मैच खेलते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, बट आपको सिर्फ अच्छा ये देख लीजिएगा मैंने कितना लगाया और ये 30 सेकेंड्स में हो जाता है। अगर आप ये कॉम्बिनेशन लेते हैं ना, आप इनके हाथों को देखिएगा, ये कॉम्बिनेशन लेते हैं अगर आप, ये उठा दीजिए, बच तो नहीं गया? हाँ, दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं। अगर आप ये कॉम्बिनेशन लेते हैं इस तरह से, तो आप ये देखिएगा कि ये मिरेकल करता है। लुक एट दिस, ये कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर आपके पास प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम है और ये सोने के वर्कों के साथ आपके पास ये इजिप्शियन गोल्ड है। अब आप देखिए, हाथों को देखिए, डिफरेंस देखिए, 30 सेकेंड्स और ये लाइव है, ये लाइव है, दिखा दो। कभी मैं इनको देखता हूँ, कभी हाथों को देखता हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ। आप बताइए मुझे कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, और पता है मेरे हाथ शदीद ड्राई हाथ हैं और मैं जब भी ये प्रोडक्ट लगाता हूँ ना, ये क्या नाम है इसका, सोने का तेल, सोने का तेल, हाँ। ये इजिप्शियन गोल्ड कहलाता है, इजिप्शियन गोल्ड जनाब। जब ये लगाता हूँ ना मैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, इसकी स्मेल बड़ी अच्छी है और ये इसके साथ जो क्रीम है इसने तो कमाल कर दिया। आपने वैसे मुझे ये सेट आपने मुझे आपको दिया है मैंने, ये ऐसा नहीं बात है, आपको क्रीम भी दी थी मैंने। क्रीम नहीं दी, प्लैटिनम गोल्ड दिया था मैंने आपको, बल्कि मैंने आपको कहा था, इसका तरीका भी बताया था, इसका तरीका मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले ये तेल लगाना है और 2 मिनट या 3 मिनट के लिए आपने इसको, अच्छा ये 3 से 4 ड्रॉप्स लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते, फिर इसमें यहाँ से यहाँ तक लगा लें और इसके बाद 4 मिनट के बाद आप ये क्रीम अप्लाई कर लें, एंड दैट्स इट। और सुबह आप जब उठेंगे ना, तो लोग आपसे कहेंगे आपने रात को स्किन के साथ किया क्या है। लिटरली आई एम टेलिंग यू, सो दिस इज दैट गुड, दिस इज दैट इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं और अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप अपने शो को थोड़ा सा स्पंक लेके आइए, ये लगाइए, ये जो गाने हैं ना, अगर इसको लगाएगा, स्पीकर तेज करें, आपको फील होगा। सर भी आप आए तो थोड़ा सा मौजू बदला है हमारा, उससे पहले तो कराची में बुरे हालात के बारे में कर रहे थे, उसमें क्या हेडफोन्स खराब है, थोड़ा सा स्पीकर तेज कर दीजिए। There you go, that's it. हाँ, थैंक यू सर भाई, थैंक यू। आप रोज आ जाया करें। मैं रोज आ जाऊंगा। फिर तुम क्या करोगे? सर भाई ना आया करें रोज, कभी नहीं, जो आपकी जगह है वो आपकी जगह है, और वैसे भी मैंने ये बहुत किया है। आप बहुत अच्छी जगह पे सर भाई, यार अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा सर भाई, हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि जो छाइयाँ हैं वो कैसे खत्म हो सकती हैं, अभी हम किस बारे में बताने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वेट का। अच्छा, मेरे जैसे लोग जो सब कुछ खाते हैं, जिनका सबसे बड़ा मसला है कि डाइट नहीं कर सकते, उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। अच्छा, मैं लाइफ को हमेशा बहुत सिंपल रखता हूँ। आपने देखा है ब्लैक शलवार कमीज, ऐसे ही एक ही रंग की शलवार कमीज, बहुत ज्यादा रंग भी नहीं होते उसके अंदर। तो द क्वेश्चन इज कि कम से कम एक कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे आपकी जिंदगी की जो छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो जाए। अच्छा, मेरी जिंदगी की छोटी ख्वाहिश ये है कि मैं सुबह पराठा खा सकूं, मेरी जिंदगी की छोटी सी ख्वाहिश ये है कि मैं पुलाव खा सकूं, कबाब खा सकूं, मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश ये है कि रात को जब मैं सोने से पहले रात को 3 बजे या 4 बजे मैं चने की दाल का हलवा अलॉन्ग विद दाल मोठ चाय के साथ खा सकूं। वाह वाह। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, प्लीज ये घर में मत कीजिएगा बिकॉज आप साहिल लोधी नहीं है। आप 24 घंटे में से 27 घंटे काम नहीं करते हैं, ये बात तो सही है। आप इतनी कैलोरीज बर्न नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, रिलेटिवली वो लोग जो डाइट नहीं करते उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो हमने एक्चुअली ड्रैप एनलिस्टेड यानी हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा एक प्रोडक्ट है जिसे हम कर्व कहते हैं, अमोर कर्व। अच्छा, ये प्रोडक्ट हमने इसको निकाला। इसमें हम सिर्फ 2-3 चीज़ें कहते हैं कि इससे आपकी जो कमर है वो रिड्यूस हो जाती है, 3 से 4 इंचेस आप 1 महीने में लूज करते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत वो ये है कि आपको डाइट की जरूरत नहीं होती इसके अंदर। आप कुछ भी खा लीजिए लेकिन पोर्शंस के अंदर खाइए। देखिए, याद रखिए, वैसे भी हेल्दी हैबिट्स के अंदर पोर्शंस में खाना रिकमेंड किया जाता है। अब पोर्शंस में खाना क्या होता है ये मैं आपको बता दूं
जैसे कि आपने इतना खाना आप पूरे दिन में खाते हैं, इसको आप 6 मील्स के अंदर, सॉरी, इतना खाना आप पूरे दिन में खाते हैं, इसको आप 6 मील्स में डिवाइड कर दें। यानी अगर आपने सुबह ब्रेकफास्ट 7 बजे लिया है तो 9:30 बजे कुछ थोड़ा सा ले लें, फिर 11 साढ़े 11 बजे आप लंच कर लीजिए, फिर उसके बाद 3 4 आपका जो आखिरी मील होना चाहिए वो 7:30 8 बजे होना चाहिए, बिकॉज यूजुअली हम 11 12 बजे बेड पे चले जाते हैं। सोने से 4-5 घंटे पहले, 4 घंटे 3 से 4 घंटे पहले रिकमेंडेड है। और उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आती है, आप कितना फ्रेश फील करते हैं। अच्छा, उसके साथ अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ये उन लोगों के लिए जो डाइट नहीं कर सकते, यानी आप जिंदगी में तमाम चीज़ें खाएं, आइसक्रीम भी खाएं, मीठा भी खाएं, बिरयानी भी खाएं, पुलाव भी खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा भर भर के आप नहीं खाएं। ये कभी काम नहीं करेगी अगर आप 4 प्लेट बिरयानी खाएंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी वेस्ट हाँ, बट ये ज़रूर काम करेगी अगर आप नॉर्मल साइज़ की बिरयानी खाते हैं, नॉर्मल साइज़ का पुलाव लेते हैं, एक पराठा ले लेते हैं, ये ज़रूर काम करती है। 3 से 4 इंचज़ आपकी वेस्ट लाइन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है सर भाई, हमें ताज़ा तरीन खबरों से अपने नाजरीन को आगाह करना है और इसी वजह से हमें एक वक्फे की तरफ भी बढ़ना पड़ रहा है। एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए। अब तक देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज़।